प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ज्योतिष को लेकर के हर इंसान अपनी कोई एक अलग धारणा जरूर रखता है। कुछ लोगों को लगता है ज्योतिष वो तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कुछ लोग ज्योतिष को इस रूप में लेते हैं कि ईश्वर ने हमें वो कौन सी ताकत दी है, कौन सी योग्यताएं दी हैं, जिसका उपयोग हम अपने जीवन के अंदर आराम से कर सकते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी साबित होगी। कुछ लोग ज्योतिष की परिकल्पना इस आधार पर करते हैं कि ये एक साइंस है और इसे हर जगह पर बिल्कुल सटीक ही होना चाहिए। दर्शकों, एक चीज को मैं आपको बताता हूं, ज्योतिष बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी साइंस है और जैसे आप देखते आ रहे हैं कि साइंस के अंदर भी धीरे धीरे इन्वेंशन होते हैं और बहुत सी धारणाएं बदलती भी हैं। कोई भी इन्वेंशन जब प्रारंभ में होती है तो उसका रूप अलग होता है और धीरे धीरे वो सुधार की प्रक्रिया से गुजरती है और हमें उसका एक नवीनतम रूप आने वाले समय में जरूर दिखता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इसी तरह की बात करूंगा जो आपको ज्योतिष को समझने में बहुत मदद करेगी। दर्शकों, जब हम बात ज्योतिष की करते हैं तो उसमें कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं और जब हम उन सिद्धांतों की बात करते हैं उसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट भी होता है। जब हम उन सिद्धांतों की बात करते हैं और उसको कुंडली के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो कुछ कुंडलियों पर वो सिद्धांत हूबहू लागू होता है और कुछ कुंडलियों पर वो नहीं लागू होता और कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो समय के आधार पर पूरी तरह से यहां पर अपने प्रभाव को भी बदल देते हैं। जैसे एक सिद्धांत की हम बात करते हैं, कहा जाता है कि आपकी कुंडली के अंदर तो राजयोग बन रहा है। वैदिक समय पर इस राजयोग का मतलब क्या होता था? राजयोग का मतलब होता था कि वह व्यक्ति राज दरबार से कोई ना कोई संबंध जरूर रखेगा, चाहे वो सैनिक हो, मंत्री हो या दरबार के अंदर किसी और कार्य के लिए उसे रखा गया हो, लेकिन उसका संबंध राजा के दरबार से जरूर होगा और इसे ही राजयोग कहा गया। लेकिन आज के समय में अगर हम राजयोग की बात करेंगे तो वो राजयोग बदल गया है। यानी अब यदि कोई व्यक्ति आईएएस अधिकारी है, सिविल सर्विसेज में है, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर वो है, जजेस की पोस्ट पर है या एमएलए एमपी बनकर के संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर है, तो यहां पर हम उसे कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन के अंदर राजयोग बन रहा है। यानी कि आज संबंध राजाओं से ना होकर के सरकार से हो गया है, प्रशासन से हो गया है। एक और उदाहरण की अगर हम बात करें, पहले कुंडली को देख करके यह पता लगाया जाता था कि इस जातक के जीवन के अंदर धन संपदा है या नहीं। तो वहां पर वर्णित किया जाता था कि जातक अपने जीवन के अंदर बहुत ऐश आराम लेगा, हाथी घोड़े अन्य सुविधाएं इसके जीवन में जरूर होंगी। लेकिन वैदिक समय पे हाथी घोड़े ही आपकी संपत्ति का हिस्सा माने जाते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर हाथी घोड़े कोई नहीं रखता। तो उसका संबंध बदलकर आपकी कार से हो गया, आपके मकान से हो गया, आपकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल से हो गया। समय बदला और ये परिस्थितियां भी बदली और उसका प्रतिरूप भी बदला। यही कारण है कि समय समय पर यहां पर संहिता शास्त्र भी बदले हैं। अन्यथा यहां पर पराशर संहिता, भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, ये समय समय पर नई चीजें हमें नहीं मिलती यदि इनका संबंध परिवर्तित नहीं होता तो। क्योंकि आज के 1000 साल पहले परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। इसलिए जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रख के ही हमें फलित ज्योतिष देखनी पड़ेगी। जैसे जब ज्योतिष लिखी गई तब उसमें कंप्यूटर की गणना नहीं की गई थी, कंप्यूटर की कल्पना भी यहां नहीं की गई थी और ना ही यहां पर रोबोट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, बसेस, बड़े बड़े जहाज, एरोप्लेन, क्या इनकी कभी किसी ने कल्पना की थी? डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन शॉपिंग,
ये वो स्थितियां हैं जो आज समय के आधार पर हमें नई तरीके से मिली है, लेकिन इसका संबंध किसी न किसी ग्रह से तो जरूर होगा। और जब हम वैदिक समय के एस्ट्रोलॉजी को वर्तमान समय के परिदृश्य से मिलाते हैं तो यहां पर हमें बहुत सारे नए रिसर्च भी करने होते हैं कि किस चीज का संबंध किससे बन रहा है। और जब उनका प्रैक्टिकल हम बहुत सारी कुंडलियों पर करते हैं तो हमें कुछ नए सिद्धांत भी मिलते हैं जो आज के समय पर पूरी तरह से लागू होंगे। ऐसे में किसी भी एक अवधारणा को लेकर के चलना ज्योतिष के अंदर कभी भी सही नहीं है। जैसे वैदिक समय की अगर हम बात करें या वैदिक समय को छोड़ते हैं, हम केवल थोड़े समय पहले की बात करते हैं। आपके अपने दादाजी के समय की बात लें तो उस समय पर आप देखिए 5 भाई होते थे, 7 बहनें। आपने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे होंगे जहां पर ये संख्याएं होती थी। 5 और 7 बच्चे कॉमन सी बात थी। और उसके पीछे तर्क भी दिया जाता था कि बृहस्पति यदि है, पंचम भाव को देख रहा है या पंचम भाव में है तो 5 पुत्र पैदा होंगे। लेकिन आज क्या 5 पुत्र हकीकत है? कौन ऐसे जातक हैं जो 5 पुत्र की बात आज करेंगे? तो क्या ग्रहों का प्रभाव बदल गया या इंसान की फितरत बदल गई? दर्शकों, यहां पर समय के आधार पर वो परिस्थितियां भी बदली हैं। अब बृहस्पति का मतलब पुत्र से होगा, 5 पुत्रों से नहीं होगा। ऐसे में यही चीज हमें समझनी चाहिए कि वर्तमान के अंदर किस तरीके से ग्रह अपना असर दिखाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एक और धारणा मैं आपको बताता हूं। शनि के बारे में कहा जाता है शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, लेकिन जब हम शनि की बात करते हैं तो यहां शनि को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके देखा गया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़कर देखा गया। अब आप बताइए, बिजली से तेज और क्या चीज होती है? लेकिन यहां पर शनि तो स्लो प्लैनेट है, लेकिन चूंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है और एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की पूरी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करे हुए है, तभी उसका विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पर हम ये पहुंचे कि टेक्नोलॉजी को यदि हम किसी से जोड़ेंगे तो वो शनि से जुड़ेगी, और यदि हम वाहन को जोड़ेंगे तो भी वो शनि से जुड़ेगा, और यदि हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली को जोड़ेंगे तो भी शनि से जुड़ेगा, बेशक चाहे शनि की प्रवृत्ति स्लो ही क्यों ना हो। दर्शकों, समय समय पर बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो हमें ज्योतिष शास्त्र के अंदर मिलते हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पर ही नई संहिता शास्त्र का निर्माण भी होता है। ऐसे में किसी एक सूत्र को लेकर के जब भी हम अपनी कुंडली के अंदर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेंगे तो यहां पर मतभेद बहुत हो जाते हैं और हम सही निर्णय नहीं निकाल पाते हैं। जैसे विदेश यात्रा की हम बात करें, पहले के समय पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और विदेश का मतलब होता था वह व्यक्ति उस राज्य की सीमा से बाहर जाएगा जहां पर उसके राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, यानी वो किसी ऐसे क्षेत्र में जाएगा जहां पर उसे किसी और राज्य के अंदर वहां के कायदे कानून को फॉलो करना रहेगा। अब जब हम आज बात करते हैं विदेश की, तो विदेश का मतलब यह होता है कि हम भारत की सीमाओं से जब बाहर जाएंगे तभी ये हमारे लिए संभव होगा। उसी तरह से एक धारणा और है कि व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह जाएगा तो ही उसे तरक्की मिलेगी। यहां पर भी वही नियम लागू होता है कि व्यक्ति यदि अपने शहर को छोड़ देगा तो उसका जन्म स्थान परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति को वो रिजल्ट मिलेंगे जो वो पाना चाहता है। यानी कि समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदलती हैं और उसी को संहिता शास्त्र के अंदर धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से शामिल किया जाता है, तभी ये ज्योतिष पूर्ण होती है। अब एक चीज यहां पर मैं और आपको बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा मकान कब बनेगा। यदि आज से हम 100-150 साल पहले की बात करें तो एक व्यक्ति को मकान बनाने के लिए पूरा धन चाहिए था, लेकिन आज के समय में यदि आपके पास में 2-3 लाख रुपए भी हैं तो आप हाउसिंग लोन लेकर के मकान बना सकते हैं। ऐसे में मकान कब बनेगा ये धारणा इतनी कमजोर हो गई है कि व्यक्ति चाहे तो छोटा मकान कभी भी खरीद सकता है। लेकिन बात आती है कि आप प्रयास कर रहे हैं, पैसे भी आपके पास हैं, लेकिन आप मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो यहां पर
ग्रहों के आधार पर यह देखा जाता है कि वो कौन से ग्रह हैं जो उसके जीवन के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यानी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है लेकिन फिर भी वो उस चीज का उपयोग नहीं कर पा रहा है। लेकिन केवल हम ये देखें व्यक्ति के जीवन में मकान का सुख है या नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न अब नहीं रह गया है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पहली बार कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता है जो उसका ड्रीम है, तो यहां पर हमें ग्रहों के आधार पर उस चीज को जरूर देखना रहेगा। वाहन सुख की बात करें हम, तो यहां पर व्यक्ति यदि एक साइकिल खरीदेगा तो भी वो वाहन सुख कहलाएगा, एक मोटरसाइकिल खरीदेगा तो भी वाहन सुख कहलाएगा, एक कार खरीदेगा तो भी वाहन सुख कहलाएगा। लेकिन पहले समय पर यह वाहन सुख घोड़ों के साथ में, ऊंट के साथ में या रथ के साथ में जोड़ करके देखा जाता था। कहने का अभिप्राय दोस्तों यह है कि यहां पर वर्तमान समय के आधार पर ही हमें ज्योतिष गणना की विवेचना करनी चाहिए। यानी ज्योतिष का एक सिद्धांत यह भी है कि वस्तु काल परिस्थिति के आधार पर ही हमें फलित ज्योतिष देखनी चाहिए। अब जैसे मैं एक और आपको उदाहरण लेके बताता हूं। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो वहां पर दांपत्य जीवन को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता है। लेकिन जब आप वेस्टर्न कल्चर की बात करेंगे तो वहां पर दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के बीच की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आप देखेंगे वहां कोई मायने नहीं रखता। उन्हें जब तक इच्छा होती है एक दूसरे के साथ रहते हैं, और यदि कोई विवाद होता है या दोनों के विचार के अंदर भिन्नता आती है तो वो एक दूसरे को बहुत आसानी से अलग भी कर लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तलाक का मतलब होता है जीवन के अंदर आने वाली बहुत बड़ी समस्या। लेकिन वही चीज जब आप एक वेस्टर्न कल्चर में रहने वाले व्यक्ति की कुंडली को देखेंगे तो आपको उसका प्रेडिक्शन अलग तरीके से करना पड़ेगा। एक और चीज है कॉमन जो आजकल बहुत प्रचलित है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप। क्या ज्योतिष के अंदर इसकी कोई कैलकुलेशन दी गई है कि लिव इन रिलेशनशिप व्यक्ति अगर उसमें रहता है तो वो कौन से योग होंगे जिससे पता लगेगा? लेकिन दर्शकों, ये अभी अभी उपजी हुई एक समस्या है, एक संभावना है जो लोग अब उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिष के अंदर जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहां पर इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखना रहेगा। इसीलिए दर्शकों, एक चीज को हमेशा याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को हम अपने जीवन के अंदर संहिता शास्त्र के आधार पर कैसे होरा शास्त्र में तब्दील करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन पार्ट है और यही काम एक एस्ट्रोलॉजर करता है। वरना आप सोचिए, अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो जहां पर इतने बड़े बड़े संहिता शास्त्र लिखे गए, क्या वहां पर कुंडलियों का पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं लिखा जा सकता था? उन्होंने क्यों कहा कि एक ग्रह यहां बैठेगा तो इस तरह के प्रतिफल देगा, दूसरा ग्रह यहां बैठेगा तो इस तरह के प्रतिफल देगा, और साथ में बहुत सारी और कैलकुलेशंस भी यहां पर दी गई? क्यों नहीं साधारण शब्दों में लिख दिया गया कि बृहस्पति इस घर में होगा तो यही फल होगा? दर्शकों, एक मैथमेटिक्स का छोटा सा सूत्र है जो मैं आज आप लोगों को बताता हूं, और आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन यहां पर हो सकती है। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 12 ही घर हैं। अब आप देखिए, 9 इंटू 9 इंटू 9, फिर उसके बाद इंटू 12 इंटू 12 12 बार, और फिर इंटू 12, यानी 9 को 9 बार गुणा करें, फिर उसको 12 बार 12 बार गुणा करें। आप देखिए करोड़ों संख्याएं यहां पर बनती हैं, यानी कि अरबों खरबों गणनाएं यहां पर हो सकती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और एस्ट्रोलॉजी को इसीलिए इतना डीप रखा गया क्योंकि यहां पर एक सेकंड को भी 32,40,000 टुकड़ों में बांट करके फिर कैलकुलेशन की गई है ज्योतिष गणना की। इतनी डीप कैलकुलेशन, और हम सोचते हैं कि कहीं पर जाकर के एक सेकंड में वो हमें बता देंगे कि हाँ, आपके जीवन के अंदर ये घटना अब हो जाएगी, अब ये ऐसा हो जाएगा। अगर सब कुछ होना निर्धारित ही है तो फिर हम कहीं जा क्यों रहे हैं? जो होना है वो तो हो ही जाएगा, फिर हमें कर्म करने की आवश्यकता क्या है? दर्शकों, ज्योतिष एक साइंस है
और उस साइंस को हमें अपने जीवन के अंदर उसको उतारना होता है, उसका प्रयोग करना होता है, तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर हमें कुछ रिजल्ट डिफरेंट मिलते हैं, या जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमें मिलते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर ज्योतिषीय गणनाएं भी बदलती हैं, उसके सूत्र भी बदलते हैं और उसकी उपयोगिता भी बदलती है, और हमारे जीवन में घटने वाले प्रभाव भी बदलते हैं। इसीलिए एक ही कैलकुलेशन हमेशा काम आएगी ये बात ठीक नहीं है। हां, सिद्धांत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन सिद्धांतों से जो संहिता शास्त्र बनता है वो समय समय पर बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा, और उसी के आधार पर होरा शास्त्र का निर्माण होता है, यानी कि व्यक्ति के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा यह देखा जाता है। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में आज आपको ब्रॉड वे में यह बताने का प्रयास किया है कि ज्योतिष को हमें किस तरीके से लेना चाहिए और ज्योतिष हमें कितना ब्रॉड वे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह बहुत छोटी संकीर्णता के साथ देखा जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए स्वयं इस गहराई में उतरिए और जानिए कि वास्तव में ज्योतिष कितनी बड़ी चीज है और हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।